बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से इन बातों की बाज़ गश्त आप लोगों को सुनाई देती है कि पाकिस्तान का एक सियासी ख़ानदान ऐसा भी है जिसके भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा मुरासम है। न सिर्फ ये कि मुरासम है बल्कि उनके भारत के अंदर भी कारोबार मौजूद हैं और उनके मिलों में बाकायदा 80 to 90% जो तादाद है वो भारतीय इंजीनियर्स की है और टेक्निकल स्टाफ की है। अब ये बातें डेफिनेटली आप लोग सुनते हैं और इसके अलावा जो वॉल्यूम नंबर 10 है JIT रिपोर्ट का, वो भी अभी तक पब्लिक नहीं हुआ और उसके मुतालिक भी कई किस्म की चेमगोयाँ हो रही हैं और कई किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जिसकी पब्लिक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही या फ़िलहाल पब्लिक नहीं किया जा रहा। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो इस ख़ानदान के बहुत करीबी रहे हैं और तकरीबन तमाम तर मीटिंग्स में वो उनके साथ शरीक रहे हैं, उनकी किताब से चंद लाइनें आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। क्योंकि मामला जो है ये हसास नौइयत का है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें बग़ैर किसी जो है ना मुस्तनद हवाले के कोई बात न करूं। तो ये चंद लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं नाज़रीन कि जद्दा में नवाज़ शरीफ की स्टील मिल, ये किताब का टाइटल, उस किताब में जो है ना एक चैप्टर है। उधर मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपने वालिद मियाँ शरीफ के हमरा सऊदी अरब मुंतकिल हुए। तो ये बात मुतअद्दिद जगह छप चुकी है कि उन्होंने सऊदी इलाके में मक्का शरीफ के करीब स्टील मिल लगाई थी। उसके तमाम इंजीनियर्स टेक्नोक्रेट ही नहीं, मशीनरी का गालिब हिस्सा भी भारत ही से इंपोर्ट हुआ था। और जद्दा में मुझे खुद हमारे नुमाइंदे इंजीनियर इफ्तिखार ने ऐसे दोस्तों से मिलाया था जिनका कहना था कि मिल तो शरीफों की है लेकिन उसमें अमल दखल, लेबर का बड़ा हिस्सा और हुनरमंदों की भारी अक्सरियत भारत से आने वाले कारिंदों पर मबनी है। अगर आप जद्दा में मुकीम हैं और इस सनत से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन और इदारों से पूछें तो आपको बेशुमार कहानियाँ मिल जाएंगी कि शरीफों की स्टील मिल में 10% भी पाकिस्तानी नहीं थे। मजमूई तासुर यही था कि शरीफों की स्टील मिलों को भारतीय हुनरमंद चला रहे हैं। बाद अज़ा जंदाल साहब की नवाज़ शरीफ से मुसलसल मुलाकातें और आखिरी मुलाकात जो नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा में मरी में हुई थी, जिसका काफ़ी शोर मचा था। अपोजिशन हलकों ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि जंदाल साहब भारतीय हुकूमत का खुफिया पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। याद रहे कि 3 या 4 दिन इधर से मुकम्मल खामोशी रही और जंदाल के जाने के बाद अचानक वज़ीर-ए-आज़म की साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़ ने प्रेस को बयान देते हुए ये कहा था कि जंदाल साहब मेरे वालिद के बेहतरीन दोस्त हैं। अब ये मुलाकात हरगज़ सियासी या सफारती तो थी नहीं। इस राइटर के बकौल कहने का मतलब यह है कि इससे पहले भी जंदाल साहब की मुलाकातों की खबरें छपती आई हैं। यही नहीं बल्कि बहुत साल बाद मुसलमानों के मुतासब दुश्मन मोदी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत से नवाज़ शरीफ उनकी तख्त नशीनी की तकरीब में दिल्ली गए तो उसके साहबजादे हुसैन नवाज़ भी हमरा थे। अखबारात की खबरें गवाह हैं कि नवाज़ शरीफ और उसके बेटे की मुलाकातें बाद में अपने हम मनसब से ज़्यादा हम पेशा और हम सरमाया सनतकार ख़ानदानों से हो रही थी। और उसके बाद अगले सफ़हात है नाज़रीन, उसमें वो लिखते हैं कि उर्फ़ आम में ये ज़रूर है कि हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ के वहाँ काफ़ी कारोबारी मरासिम हैं। ये उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, इनका मैं तारुफ़ आप लोगों के साथ कराता हूँ नाज़रीन अभी। और बाज़ लोगों का ख़याल है कि नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के अफराद वहाँ मकामी लोगों से मिलकर कुछ कारोबार भी कर रहे हैं। इस ज़िम्न में सबसे दिलचस्प बयान भारत के
वज़ीर दाखिला का है, जिसका नाम बड़ा खालिसतन किस्म का हिंदुआना है, हिंदुआना नाम है, यानी कि हिंदुओं पर मबनी बहुत सख्त मुतासब किस्म का नाम है उनका। इस अमर का कौल आजकल भी आपको फेसबुक पर आम मिलेगा। बयान के अल्फाज कुछ यूँ हैं, जो भारतीय वज़ीर दाखिला है वो क्या कहते हैं, हम नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनकी हुकूमत पर बेअंदाज़ा खर्च किया है। अब आगे वो लिखते हैं कि सच्ची बात है कि ऐसे गोल मोल बयान, सियासी बयान का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन ये इतना ज़रूर ज़ाहिर करते हैं कि भारतीय हुकूमत की नज़र में नवाज शरीफ हुकूमत का रहना कितना ज़रूरी था और वो क्या इन्वेस्टमेंट थी जो भारतीय वज़ीर दाखिला के बकौल नवाज शरीफ पर की गई। अब उससे आगे चैप्टर में वो लिखते हैं कि जूँ फ़ौज के साथ नवाज शरीफ के इख्तिलाफ़ात बढ़ते गए, उनका झुकाव भारत से दोस्ती और पाकिस्तानी फ़ौज के बढ़ते हुए इख्तियारात के ख़ात्मे की तरफ तेज़ तर होता चला गया और वक्त गुज़रता गया तो प्रो इंडियन लॉबी रफ्ता रफ्ता नवाज शरीफ के गिर्द जमा हो गई, हत्ता कि उनके करीबी हल्का अहबाब में आप देखें कि परवेज़ रशीद और नजम सेठी जैसे लोग शामिल हो गए, और यही नजम सेठी थे जिनको नवाज शरीफ साहब ने गिरफ़्तार कराया था। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि नजम सेठी भी जो है ना फ़ौज मुखालिफ हैं और प्रो इंडियन हैं, तो उन्होंने भी उसे अपने हल्का अहबाब में शामिल कर दिया और ये फरीज़ा जो अंजाम दिया ये परवेज़ रशीद साहब ने दिया कि परवेज़ रशीद साहब ने नवाज शरीफ को बताया कि आप इसको जेल में डाल रहे हैं, इस बंदे को, ये तो आपका हम नवाला व हम प्याला है और हम ख्याल है, तो आप तो चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने उनको। और फिर उसके बाद देखें कि नजम सेठी की जो वाइफ है, जो बीवी है, वो सियासी तालीग बनती है, सियासी उस्ताद बनती है, सियासी टीचर बनती है उन नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा की। तो ये गोया एक पूरा फिर एक ग्रुप बन जाता है, तो जो फ़ौज मुखालिफ होता है और प्रो इंडियन होता है। तो ये हवाले मैंने दिए हैं नाज़रीन, मैंने पहले भी आप लोगों को सजेस्ट किया था और आज मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब का मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके पार्टी के CEC के मेंबर रहे हैं बाकायदा। जो ये किताब है मेरा दोस्त नवाज शरीफ, तो एक किताब ज़रूर पढ़नी है, ज़िया शाहिद साहब की है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें बयान की है अक्सर उस किताब में। ये जो चैप्टर मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया वो तो आपने देख लिया, लेकिन ज़ाहिर है इनके मुशाहिदात भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो मीटिंग्स में बैठते थे बाकायदा, क्या क्या बातें होती थी और नवाज शरीफ साहब को किस किस्म के किस मिजाज के लोग पसंद होते थे, और अहम मीटिंग के मौके पे वो हमेशा गैर ज़रूरी जो काम होते थे, जो घर के तामीरात के काम होते थे, तो अहम मीटिंग वो छोड़ के वो टाइल्स वगैरह चेक कर रहे होते। तो इस किस्म की बातें उन्होंने लिखी हैं, तो ज़ाहिर है एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है कि जो शख्स खुद बराह रास्त डायरेक्ट ऑब्ज़र्वर हो तो उसकी बातें डेफिनेटली बतौर सबूत, बतौर हवाला तो एटलीस्ट पेश की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, इसलिए अब भी मुतालबात बहुत ज़ोर पकड़ रहे हैं और मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जो वॉल्यूम 10 है JIT का वो भी ओपन कर दिया जाए और उसमें ताकि आवाम के सामने हक़ाइक़ जो है वो मुनकशिफ हो सके हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसमें आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है। अगर ये रीज़न है कि उनके बैरून मुल्क जो है ना भारत वगैरह में कारोबार हैं और उसमें वो सबूत मौजूद है, तो फिर तो लोगों के सामने बिल्कुल सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर उनको छुपाया जा रहा है तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे और उनमें लोग फिर उनको वोट दे दें, दोबारा उन्हीं पार्टियों को वोट दे दें, तो दैट मीन्स कि ये लोग भी उसमें फिर शरीक होंगे कि आप उन हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। तो ये कोई अच्छा, ये बिल्कुल ही कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं करता और उसका बिल्कुल अच्छा एक इम्पैक्ट सामने नहीं आएगा। तो आई डोंट नो कि वो जो है, या शायद ये रीज़न हो जो मुझे लगता है, जो अमूमन यही रीज़न होती है रियासतों में, कि वो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनके साथ पाकिस्तान के डेफिनेटली ताल्लुकात होते हैं, तो उनके साथ रिलेशंस कुछ ख़राब ना हो, सफ़ारती ताल्लुकात ख़राब ना हो, और उनके लिए ये मौका जो है, ये वक्त जो है वो मौजू तसव्वुर न किया जाता हो, तो वो उसमें तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल
चंद पहलू और चंद झलकियाँ उस JIT वॉल्यूम 10 के हमारी नज़रों के सामने अब तो आ ही जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो खैर ये चंद इंकशाफात थे, और मज़ीद भी इस किस्म के वाक़यात और जो है आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखेगा। अल्लाह हम सब का हम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।